अब ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि डेटा ऐसे लिखा नहीं जाएगा। डेटा या तो टेबल्स की फॉर्म में होगा, या फिर डेटा लाइन ग्राफ की फॉर्म में होगा, या डेटा बार ग्राफ की फॉर्म में होगा, या डेटा स्टैक्ड बार ग्राफ की फॉर्म में होगा, या डेटा सम फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, या डेटा इन द फॉर्म ऑफ रूट्स हो सकता है, रूट्स एंड नेटवर्क्स, या सम मिसलेनियस हो सकता है। मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल दीज ग्राफ भी हो सकता है कि थोड़ा डेटा टेबल की फॉर्म में गिवन है, कुछ डेटा बार ग्राफ की फॉर्म में गिवन है। यही सब कुछ डीआई के टॉपिक्स है, जो डेटा के अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन की। एक होती है ग्रोथ, एक होती है ग्रोथ रेट। इन दोनों को आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ का मतलब है सिंपल एब्सोल्यूट चेंज, और ग्रोथ रेट का मतलब होता है परसेंटेज चेंज। समझते हैं क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है एबीसी। अगर मैं बात करूं, कोई कंपनी है एबीसी, ईयर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। कंपनी का प्रॉफिट मान लेते हैं यहाँ है 100, ये करोड़ में है, तो यानी 100 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का प्रॉफिट है ईयर 2000 में 100 करोड़, 100 करोड़। लेट्स सपोज 2001 में ये प्रॉफिट हो गया 120 करोड़, 2002 में ये प्रॉफिट हो गया 180 करोड़, 2003 में ये प्रॉफिट हो गया लेट्स सपोज 182 करोड़, और 2004 में ये प्रॉफिट हो गया 200 करोड़, 200 करोड़। ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं 2000 से 2001, फ्रॉम ईयर 2000 टू 2001 प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हुई है, तो आंसर आएगा सिंपल 20 करोड़। सिंपल ग्रोथ। अगर मैं पूछूं 2001 से 2002 में कितनी ग्रोथ हुई है, सिंपल ग्रोथ, तो आंसर आएगा 60 करोड़। कोई चीज 120 से 180 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 60 करोड़। कोई चीज 100 से 120 हो गई तो कितना हो गया, 20 करोड़। ग्रोथ कितनी, 20 करोड़। मैं यहाँ बोलूँ 2000 से ईयर 2000 से 2001 ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट, तो आंसर आएगा 20%। 20% कैसे, ये भी समझ लो। ग्रोथ कितनी है 20, किस बेस पे, 100 पे, परसेंटेज चेंज इनटू 100, आंसर इज 20% की ग्रोथ हुई है। तो इस एक साल में 2000 से 2001 में कंपनी की प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गई, 20%। तो किस रेट से बढ़ गई, 20% के रेट से। अगर मैं यही बोलूं 2001 से 2002 तो 60 आउट ऑफ 120 इंटू 100, आप देख सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50%। तो लेकिन ईयर 2001 से 2002 ग्रोथ रेट क्या है, 50%। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो 50% की रेट से बढ़ा है। अब जब ग्रोथ रेट की बात होती है तो ग्रोथ रेट ना दो तरह की होती है। ग्रोथ रेट दो तरह की होती है।
एक होती है SAGR, इसका दूसरा नाम होता है AAGR, फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, SAGR, या फिर एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, AAGR, एक ही बात है। और दूसरा होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। आपको दोनों ही निकालनी आनी चाहिए, दोनों ही पता होना चाहिए, बता रहा हूँ कैसे क्या निकालते हैं। ऑल्दो CAGR नॉर्मली नहीं पूछी जाती है, CAGR की कैलकुलेशन टफ होती है। SAGR बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, SAGR सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, लेकिन आपको दोनों ही पता होने चाहिए। ऑल्दो CAGR मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन CAGR की टफ होती है, नॉर्मली नहीं आता है। CAGR 100 में से कभी इक्का दुक्का बार पूछ लिया गया, या वो भी नहीं पूछा जाता। अब ये क्या होता है ये सकते, पहले SAGR की बात करते हैं। पहले बात करते हैं SAGR या AAGR, ये एक ही बात है। मान लो कि मैं तुमसे बोलूं, फाइंड SAGR इन प्रॉफिट फ्रॉम 2000 टू 2004, फ्रॉम ईयर 2000 से 2004, ईयर 2000 से 2004 तक SAGR बताना है प्रॉफिट। ध्यान दो, सबसे पहले आप ग्रोथ रेट निकालो, सिंपल सी बात है। पहले आप ईयर 2000 से 2004 तक ग्रोथ रेट निकालो। तो प्रॉफिट यहाँ कितना था, 100 करोड़, यहाँ कितना हो गया, 200, कोई चीज डबल हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया, यानी 100% बढ़ गया। 100 से कोई चीज 200 हो गई, तो 100 बढ़ गई। किस बेस पे, 100 के बेस पे, इन 200, तो ये 100% आ गया। सबसे पहले ग्रोथ रेट निकाल दो। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये तो ग्रोथ रेट है, इसको डिवाइड कर दो किससे, देखो चेंज इन द नंबर ऑफ ईयर से। जैसे ये चार, ये 5 साल है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 4 कर दो। मतलब यहाँ से यहाँ 1 साल, यहाँ से यहाँ दूसरा साल, चेंज दूसरा, यहाँ थर्ड ईयर, और ये चौथा साल, यानी कि ये आ गया 25%। इसका ये मतलब है SAGR जो होगी वो 25% होगी। मतलब अगर इसी बेस पे हर साल 25% की ग्रोथ होती रहती, तो 2004 में 4 साल बाद प्रॉफिट 200 करोड़ हो जाता। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हर साल ग्रोथ 25% की इसी बेस पर होती, भले हुए बेस पर नहीं, इसी बेस पर, तो 100 से 125, अब 125 का 25% नहीं, 100 का ही, तो 100 से 125, फिर 150, 175, 200, 100 से 125, 150, 175, 200, तो 4 सालों में 200 पहुंच गया, 200। यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल की सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 25% है। तो जब भी आपको SAGR या AAGR पूछा जाएगा, आप सिंपल ग्रोथ रेट निकाल लीजिए, उसको चेंज इन द नंबर ऑफ ईयर, यार अगर रटना चाहते हो तो जितने भी साल दिए हैं -1 उससे डिवाइड करके वो SAGR आ जाएगा। कोई पूछता है यही, फाइंड SAGR, फाइंड SAGR, फाइंड SAGR फ्रॉम ईयर 2000 टू 2002। तो कोई चीज 100 से 180 हो गई, कितने परसेंट लग गई, 80%, ये तो ग्रोथ रेट। डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 को, कोई 3 साल है, 2000, 2001, 2002, 2000, 2001, 2002, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि एवरेज 40%। यानी कि अगर इसी बेस पे हर साल 40% इंक्रीमेंट होता, तो 2 साल में 80%, 180 हो जाता, वहां पे पहुंच गए। अब देखो CAGR क्या होती है, और तो उसकी टफ होती है, बता रहा हूँ। पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, काफी टफ कैलकुलेशन होती है इसकी। देखो कोई तुमसे पूछता फाइंड CAGR, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे मान लो 2000 से 2004, यहाँ से यहाँ तक की CAGR बतानी है, तो इनिशियल क्या है, 100,
कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 होल की पावर n, यही तो अमाउंट होता है। SI CI में कंपाउंडिंग फॉर्मूला ये तो होता है। तो यहाँ पे 100 इनिशियल है, फाइनल अमाउंट क्या हो गया 200, 200। तो 100 1 + R/100 पावर 4, क्योंकि ये 5 साल है, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ये 5 साल है तो पावर 4 आएगी। इट इज इक्वल टू 200। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आर आएगा वो CAGR होगी, यानी कि 1 + R/100 होल की पावर 4, ये हो गया 2। अब यहाँ पे ये सॉल्व करना टफ है, क्योंकि यहाँ आर निकालने के लिए 2 का 4th रूट निकालना पड़ेगा, 2 की पावर 1/4 निकालनी पड़ेगी, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट और उसके बाद दोबारा भी स्क्वायर रूट, तब जाके आर आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ इस कैलकुलेशन टफ होती है। नॉर्म ये नहीं पूछा जाता है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो आर आएगी वो CAGR है। वो क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो, इंपोर्ट क्या होता है, जब हम बाहर की कंट्री से कुछ मंगाते हैं तो हम कहते हैं हमने वो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया। जब हम अपना माल, अपना सामान बाहर बेचते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। पर कैपिटा जानते हो, पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, जानते हो ये चीज? पर कैपिटा इनकम का मतलब यस होता सर। है ऑन एन एवरेज इनकम पर पर्सन, इनकम पर इनकम पर पर्सन। पर्सन। पर कैपिटा कंजम्पशन, कंजम्पशन पर पर्सन। जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, जस्ट एज्यूम, मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 140 करोड़। अब अगर इंडिया के 140 करोड़ लोग साल में मिला के 140 करोड़ रुपए कमाते हैं, जस्ट एज्यूम 140 करोड़ कमाते हैं, तो पूरा इंडिया साल का 140 करोड़ कमाता है। तो इसका मतलब ये ऑन एन एवरेज हर बंदा 1 रुपया कमाएगा। आप भी साल का 1 रुपया कमाएंगे, मैं भी साल की को 1 रुपया कमाऊंगा, 1 रुपी। अंबानी भी साल का 1 रुपया कमाएगा, टाटा भी साल का 1 रुपया कमाएंगे, बिरला भी साल के 1 रुपया कमाएंगे, जो ये राधा कृष्ण दमानी है वो भी साल के 1 रुपया कमाएंगे। हर बंदा ऑन एन एवरेज 1 रुपया कमाएगा। इसे कहते हैं पर कैपिटा। तो पर कैपिटा इनकम, इनकम पर पर्सन, पर कैपिटा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पर पर्सन, पर कैपिटा कंजम्पशन, कंजम्पशन पर पर्सन, पर कैपिटा कोई भी चीज पर पर्सन। GDP है, तो GDP क्या होता है, GDP पूरे साल में। जैसे मान लो अगर इंडिया की GDP जस्ट एज्यूम $5 ट्रिलियन है नहीं, अभी है नहीं, मान लेते हैं है। $1 ट्रिलियन का मतलब क्या है, $1 ट्रिलियन में होते हैं 80 लाख करोड़ रुपए। $1 ट्रिलियन इज 80 लाख करोड़, एज्यूमिंग $1 80 का है। देखो तुम लोग ये समझो, मोटा मोटा हिसाब, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है जैसे 100 लाख। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, मतलब 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का मतलब होता है 1 ट्रिलियन। अब $1 80 का है, तो $1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ इंटू 80 मतलब 80 लाख करोड़। अगर $1 80 का है तो $1 ट्रिलियन हो गया 80 लाख करोड़। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 को 1 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ भाई साहब। तो ऐसी $5 ट्रिलियन का मतलब हो गया 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़। तो इसका ये मतलब है अगर इंडिया की GDP 400 लाख करोड़ है तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरी साल में कंज्यूम करी है, किसी ने वो सामान बेचा भी होगा, मान लो रिलायंस ने कोई सामान बेचा, आपने खरीदा, तो टोटल कंजम्पशन प्लस प्रोडक्शन मिला के 400 लाख करोड़ का हुआ है, मोटा मोटा हिसाब। पूरी साल में टोटल कंजम्पशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, इट इज 400 लाख करोड़। कुछ मोटे मोटे फंडे थे सिंपल, जो आपको पता होने चाहिए थे DI में स्टार्ट करने के लिए। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, SAGR क्या है, AAGR क्या है, CAGR क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हल्की फुल्की GDP। वैसे अगर कोई भी इकोनॉमिक्स का टर्म आएगा, अगर कोई भी इकोनॉमिक्स का टर्म आएगा जिसको आप नहीं जानते होंगे,
तो वो क्वेश्चन में समझाया गया होगा। कोई भी फॉर्मूला ऐसा लगेगा जो आप नहीं जानते तो क्वेश्चन में उसको समझाया जाएगा। एक दो चीजें और बता दूं आप, लॉस में सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कोई सामान आप मार्केट से परचेज करते हैं तो वो प्राइस आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, इसको एक्सपेंसेस भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड एक्सपेंसेस एक ही बात है। आपने खर्चा किया ना, आपने मार्केट से शर्ट खरीदी, आपने शर्ट खरीदने में कितना खर्चा किया, 100 रुपए। तो अगर शर्ट की सीपी आपके लिए क्या है, 100 रुपए। या अगर आप शर्ट बनाते हैं, आपकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जिसमें आप शर्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक शर्ट बनाने में खर्चा लगता है 100 रुपए का, तो वो शर्ट आपको फाइनली 100 रुपए की पड़ी ना, तो सीपी एक्सपेंस एक ही बात है। सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू एक ही बात है। शॉपकीपर ने शॉपकीपर ने शर्ट कितने की बेची है, शॉपकीपर ने शर्ट कितने की बेची, 100 रुपए की। तो यानी उसने रेवेन्यू जनरेट करा ना 100 रुपए का। वो शर्ट 100 रुपए से कम की लाया होगा तभी कुछ प्रॉफिट में बेचेगा। तो यानी कि सीपी और एक्सपेंसेस एक ही बात है, एसपी और रेवेन्यू एक ही बात है। तो कभी भी प्रॉफिट, कहीं भी लिखा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा होता है एसपी माइनस सीपी, या इसको बोल सकते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो कई प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया था आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 टर्म्स में, या बिजनेस के टर्म्स में प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंसेस इंटू 100। अच्छा, एक चीज होती है सेल वैल्यू, एक होता है सेल वॉल्यूम। देखो सेल वैल्यू मतलब टोटल जितने रुपए की सेल हुई है, सेल की वैल्यू क्या है, टोटल अगर 100 करोड़ की सेल हुई है तो 100 करोड़ सेल वैल्यू है। कितने आइटम बेचे गए वो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड उसे कहते हैं सेल वॉल्यूम। अगर आपने 100 आइटम बेचे हैं तो सेल वॉल्यूम कितना है, 100। और सेल वैल्यू क्या है, 100 करोड़। तो मतलब 100 रुपए या 1000 रुपए, मतलब रुपए की वैल्यू सेल वैल्यू। सेल वॉल्यूम, नंबर ऑफ आइटम्स, ये सब कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, डिमांड सप्लाई जानते हो। देखो तीन चीजें होती हैं, डिमांड, सप्लाई एंड ऑर्डर। कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लोग कहते हैं डिमांड और ऑर्डर एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। देखो एग्जाम्पल समझो, मे बी आज जरूरत ना पड़े, कभी जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल समझो, आप मैकडी गए, मैकडी बर्गर के लिए फेमस है। आपने कहा मेरे घर में भैया शादी है, मेरे को कल 100 बर्गर चाहिए। तो आपने डिमांड करी है 100 बर्गर, ध्यान से सुनना, आपने डिमांड करी है 100 बर्गर, 100 ये आपकी डिमांड है। मैकडी वाई ने कहा ठीक है सर, मैं आपको कल 100 बर्गर दे दूंगा, और वो उसने आपको अगले दिन 100 बर्गर्स दे दिए। तो आपने डिमांड करी 100 बर्गर की, उसने 100 बर्गर सप्लाई कर दिए। तो इस केस में डिमांड सप्लाई ऑर्डर तीनों इक्वल चीज है। आपने 100 बर्गर की डिमांड करी, आपको 100 बर्गर मिल गए। इस केस में डिमांड सप्लाई ऑर्डर एक ही चीज है। फर्क कब आएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपने डिमांड करी है 100 बर्गर, आपने कहा भाई ऐसा है मेरे घर में कल शादी है, मेरे को 100 बर्गर चाहिए। मैकडी ने कहा सर मैं आपको 100 बर्गर नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, आज मैं 100 बर्गर नहीं बना पाऊंगा आपके लिए। उसने कहा मैं आपको 80 ही दे पाऊंगा, मैं आपको 100 बर्गर नहीं बना पाऊंगा, मैं आपको 80 बर्गर्स कल दे दूंगा। आपको चाहिए तो 100, लेकिन वो तैयार नहीं है, उसके पास इतना सामान नहीं है, वो 80 ही दे सकता है, 80। अब आपने हिसाब लगाया, फिर आपने दिमाग लगाया कि यार जरूरी नहीं है सब लोग बर्गर खाएं, तो 80 ही ले लेते हैं। तो आपने उसे ऑर्डर दिया, ठीक है 80 बर्गर कल दे देना। डिमांड आपकी थी 100 बर्गर, लेकिन वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो आपने जो 80 बर्गर वो देने को तैयार है, आपने उसको 80 बर्गर का ऑर्डर दिया। ठीक है कल 80 दे देना, उसने आपको ऑर्डर दे दिया, उसने आपका ऑर्डर लिया और अगले दिन 80 बर्गर सप्लाई कर दिए। तो इस केस में आपने डिमांड कितनी कही थी, 100 की, वो पूरी नहीं हुई। फिर आपने ऑर्डर दिया, ठीक है 80 सप्लाई कर देना, 80 सप्लाई हो गए। यानी कि डिमांड 100 की थी, लेकिन ऑर्डर और सप्लाई एक ही चीज है। तो हमेशा ऑर्डर और सप्लाई एक ही चीज होती है, डिमांड अलग होता है।
जरूरी नहीं है हर केस में जो डिमांड हो वही ऑर्डर हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर और सप्लाई हमेशा एक ही है। जो आप ऑर्डर देंगे वो उसको पूरा करना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डर एंड सप्लाई, लेकिन डिमांड अलग थी। अब पढ़ेंगे DI2, बट DI बेस्ड ऑन टेबल्स। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देखो ध्यान से सुनना। एक काम करो, पहले एक काम करो, इन पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इन 6 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सभी लोग इन 6 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो। अगर आप ये क्लास लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फ्री है, और अगर आप ये क्लास मोबाइल पे कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है बहुत से लोग मोबाइल पे कर रहे हो, स्क्रीनशॉट कैसे ले, तो अपने घर से किसी और का मोबाइल थोड़ी देर के लिए उधार ले लो और वापस कर देना क्लास के बाद, थोड़ी देर के बाद। लेकिन उनके मैसेज वैसे में मत ताका झांकी करना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये डेटा और क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आपके पास है। सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया तो नहीं माना जाएगा। आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी आपके साथ है, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फिर सीख नहीं पाओगे, तो फिर सीखोगे क्या? और सीखना चाहते हो तो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। टेक योर टाइम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक योर टाइम और क्वेश्चन सॉल्व करो। देख, ध्यान से सुनना। अब सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ये क्या दिया हुआ है? these questions are based on the following table which shows the sale figure of pharmaceutical companies in India from 10-11 through 15-16। जैसे कि 10 कंपनी की सेल है 10-11 में 6746 करोड़, ये इन करोड़ से। 11-12 वाले फाइनेंशियल ईयर में, 11-12 का मतलब 2 साल नहीं है, 1 साल है, मतलब 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, 1 साल का पीरियड है। तो 10 की सेल है 7813 करोड़, 10 की सेल 12-13 में कितनी है? 8761 करोड़, एंड सो ऑन सो। इस तरह आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड गिवन अबव, which company recorded the maximum increase in sale between any two consecutive year? कौन सी ऐसी कंपनी, मुझे कंपनी का नाम बताना है जिसने लगातार आने वाले 2 सालों में मैक्सिमम इंक्रीज रिकॉर्ड किया हो। अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में डॉक्टर मैडी नहीं है। ये जो एक डॉक्टर मैडी है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, तो डॉक्टर मैडी के लिए चेक ही नहीं करेंगे। आप देखो जरा, ध्यान से सुनना। अगर मैं 10 देखो, ये 6746, ये मोटा मोटा हिसाब 6750, मोटा मोटा हिसाब, और ये 7800, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1050 हो गया। ये गैप 1050 हो गया। अब अगर कोई 1050 से बड़ा गैप होगा तो मेरे लिए वो कंपनी आंसर होगी, अदरवाइज नहीं। ये गैप 1000 से कम है, ये तो और कम हो गया, चेक ही नहीं करेंगे। ये गैप अराउंड अराउंड, ये अगर 8100 है तो ये 1150 के आसपास का गैप है। तो 10 के लिए सबसे बड़ा गैप यहाँ आ गया, 10 कंपनी के लिए सबसे बड़ा गैप यहाँ आया है 1150 के आसपास। यहाँ गैप तो है, लेकिन ये 550 600 550 के आसपास है। पिपला को देखते हैं, ये गैप 200 के आसपास। ये जो गैप है ये काफी अच्छा खासा गैप है। देखो ये गैप जो है ये अराउंड 2300 के आसपास गैप है। ये गैप अराउंड 2300 के आसपास है। तो 10 तो आंसर अब नहीं होगा, क्योंकि 10 में मैक्सिमम गैप था 1150 के आसपास, उससे बड़ा गैप पिपला में है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस। ये जो गैप है अगला 6577 से 7081, ये 2300 के आसपास गैप नहीं है मेरे को। ये गैप 2300 के आसपास मिल चुका है, ये भी नहीं है, मतलब गैप तो है लेकिन इतना नहीं है, तो ये तो और कम हो गया। मैडी चेक नहीं करना है। ये गैप अराउंड 800, 300, 900 के आसपास। ये गैप है अराउंड 2000 के आसपास, और ये जो गैप है ये है अराउंड 2800 के आसपास। तो अभी तक का सबसे बड़ा गैप
म्यूपिन में भी दिख रहा है 6273 से 9036 अराउंड 2800 के आसपास गैप है, 2800 के आसपास। यानी कि पिपला भी आंसर नहीं, क्योंकि पिपला में गैप जो दिख रहा है वो 2300 के आसपास दिख रहा है, सबसे बड़ा गैप। रॉक हार्ट में ये भी एक अच्छा खासा गैप है, लेकिन ये गैप जो है अराउंड 1800 के आसपास है। अगला गैप 200, अगला 300 नहीं। तो यानी कि जो ज्यादा बड़े बड़े गैप थे मैंने वो बॉक्स में बंद कर लिए थे। तो आंसर इज म्यूपिन, आंसर इज म्यूपिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? म्यूपिन होगा, आंसर इज म्यूपिन। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा which company has recorded the highest percentage increase in sale between any two consecutive year? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ हो? अभी तो हम एब्सोल्यूट चेंज देख रहे थे, अब हमें परसेंटेज चेंज देखना है। इसमें भी देखो डॉक्टर मेडी आंसर में नहीं, तो डॉक्टर मेडी नहीं है तो क्यों कैलकुलेट करें उसका? तो ना क्यों ना इसी का थोड़ा यूज कर लो जो हमने करा है। जैसे ये जो है 8093 से 9257 अराउंड 1100 के आसपास आ जाएगा, 1150 के आसपास। तो 1150 जो है वो 8100 का कितना परसेंट है? ये अराउंड 12-13% होगा, 12-13% के आसपास। समझ में आ रही बात? क्योंकि 8093 जो है 8100 मान लो, उसका 10% होगा 810, और गैप है अराउंड 1150 के आसपास, तो ये 12% के आसपास हो गया। यहाँ जो गैप है, ये जो गैप है ये 2300 के आसपास गैप है। तो इस नंबर का जो ये 4239 है, 4239, इसका 50% कितना होगा? 2100 के आसपास। तो जो गैप है वो 2300 के आसपास है, तो ये गैप 50% से भी ज्यादा का हुआ ना। तो परसेंटेज चेंज पिपला के लिए अराउंड 50%, बेसिकली 50% से भी ज्यादा का हुआ। ऐसे यहाँ अगर देखा जाए, ये जो चेंज है ये अराउंड 2000 के आसपास है। ये जो चेंज है ये 2000 के आसपास, इस नंबर का 50% 2100 के आसपास होगा, तो ये 50% से कम है। ऐसे ही यहाँ पे ये गैप 2800, 2800 के आसपास है, जबकि इस नंबर का 50% होगा वो 3100 के आसपास होगा। तो यहाँ पे जो चेंज है वो लेस देन 50% है, यहाँ पे भी चेंज लेस देन 50% है। तो परसेंटेज चेंज सबसे बड़ा किस कंपनी में है? पिपला, आंसर इज पिपला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? पिपला हुआ, थर्ड का आंसर पिपला हो गया। तो फर्स्ट का भी आंसर सी है, थर्ड का भी आंसर सी है। फर्स्ट का आंसर है सी ऑप्शन, थर्ड का आंसर है सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट? अप्रोक्सीमेट बताना है, पूरा एग्जैक्ट नहीं बताना। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मतलब डबल ए जी आर या एस ए जी आर, किसमें? रॉक हार्ट में। कहाँ से कहाँ तक? 10-11 से 15-16। रॉक हार्ट की बात होगी। 10-11 में सेल कितनी है? 3819। यहाँ सेल कितनी है? 7645। तो ये डबल से भी ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट डबल है, क्योंकि इस नंबर का जो डबल होगा वो 7638 होता, इसका डबल तो 7638 होगा। तो ये डबल के बराबर ही अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट डबल ही है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल 7 करोड़ का डिफरेंस है। तो अप्रोक्सीमेट डबल ही है। कोई चीज अगर डबल हो गई तो 100% बढ़ गई, 100% का चेंज आ गया। और 1 2 3 4 5 6, ये 6 साल है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 20% का चेंज आ गया। तो ऐसे जी आर या डबल ए जी आर अप्रोक्सीमेट 20% होगी। तो फोर्थ का आंसर बी हो गया, फोर्थ का आंसर बी फॉर बेंगलोर हो गया। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 6, इफ एनी कंपनी रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज ऑफ 10% और मोर इन इट्स सेल्स ओवर द प्रीवियस ईयर, अगर किसी भी कंपनी ने लास्ट ईयर से जो सेल्स हुई है उसमें 10% या उससे ज्यादा की ग्रोथ हुई है, अगर सेल्स में इंक्रीजमेंट, इंक्रीमेंट परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ जिसे कहते हैं, ग्रोथ रेट 10% या उससे ज्यादा की हुई है, तो उस कंपनी को अवार्ड मिला है स्टार रेटिंग। तो ऐसे कितनी बार हुआ है? हाउ मेनी इंस्टेंसेस वर देयर इन द गिवन पीरियड वेयर द स्टार रेटिंग वाज अवॉर्डेड बाय S&P कंसल्टेंसी टू एनी ऑफ द गिवन कंपनीज?
कितनी बार स्टार रेटिंग मिली है, टोटल आपको सारे कैलकुलेट करने पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, जल्दी मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये 6746 है, मोटा मोटा हिसाब 6750। इस नंबर का 10% क्या होगा, 675, 675। तो Yes, अगर sir. मैं इस नंबर में 675 ऐड करूंगा तो जो फिगर आएगी वो 10% ज्यादा होगी। Yes, sir. हाँ है ना। तो लेकिन ये जो गैप है, ये गैप अराउंड 1050 का है, 1050 का है। अगर ये गैप 675 होता तब भी 10% चेंज होता, तो ये तो और ज्यादा का है। तो पक्का स्टार रेटिंग मिलेगी। ऐसे यहाँ भी मिलेगा, जल्दी से बताओ कैसे, क्योंकि ये अगर 7813 है तो इसका 10% 780 हो गया, 781। आप तो 800 मान लो। अगर 800 भी मानते हो तो इसमें अगर 800 ऐड करेंगे तब भी 8600 के आसपास होना चाहिए। ये तो ज्यादा ही है ना, ये तो चेंज अराउंड 900 के आसपास है, 950 के आसपास है बल्कि। तो यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पे कम हुआ है तो स्टार्टिंग नहीं मिलेगी, ये स्टार्टिंग नहीं मिलेगी। यहाँ स्टार्टिंग पक्का मिलेगी, क्योंकि इस नंबर का 10% होगा 809। 810 भी मान लो, इसमें अगर 800 भी ऐड करोगे तो भी यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, ये ज्यादा ही है। यहाँ पे अगले साल 9257 का 10% होगा 925। तो 925 ऐड करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। ये गैप 550, 550 के आसपास है। तो यहाँ स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी। 10 को स्टार रेटिंग 3 बार मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी, पहले बार ये पिपला को नहीं मिलेगी। यहाँ पक्का मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इस नंबर का 10% कितना होगा, 657। जबकि ये जो चेंज है ये अराउंड 450 के आसपास का है, 500 मान लो, 500 के आसपास का है। यहाँ भी नहीं मिलेगी, ये चेंज 300 के आसपास का है। यहाँ तो और कम हो गया। तो पिपला को एक ही बार मिलेगी, डॉक्टर मेडी को यहाँ मिलेगी, अगली बार नहीं मिलेगी क्योंकि चेंज अराउंड 150 के आसपास का है। यहाँ मिलेगी। देखो ये बहुत ही क्लोज कॉल है, बहुत क्लोज कॉल है, ध्यान से सुनना। 6328, इसमें अगर 10% ऐड करेंगे तो 632.8 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 0.8, 10 का 0, 1 + 2 3 + 3 6 9, तो 6960.8 हो गया। तो यहाँ पे अगर 6960.8 होता तब भी 10% ज्यादा होता, तब भी स्टार रेटिंग मिलती। तो अब तो उससे जस्ट बड़ा है, तो स्टार रेटिंग मिलेगी। क्लोज कॉल है लेकिन मिलेगी। अगली बार कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ पक्का मिलेगी, क्योंकि ये अराउंड 7000 के आसपास है, तब भी 700 बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पक्का मिलेगी, यहाँ पक्का मिलेगी। कैसे, देखो इस नंबर का 10% क्या होगा, 301, 300 मान लो। तो यहाँ भी 3315 होता, उससे ज्यादा है। यहाँ पक्का मिलेगी, यहाँ पक्का मिलेगी, यहाँ पक्का मिलेगी। 10% ज्यादा, यानी म्यूपिन को हर साल स्टार रेटिंग मिलेगी। यहाँ पक्का मिलेगी क्योंकि 10% ज्यादा है। ये गैप 1800 के आसपास है, 10% से ज्यादा ही है। अगली बार नहीं मिलेगी क्योंकि 5648 से 5841, 200 के आसपास गैप है, जबकि 10% 564 के आसपास होगा। यहाँ भी नहीं मिलेगी, ये गैप 300 के आसपास है, जबकि इसका 10% 584 के आसपास होगा। यहाँ पक्का मिलेगी क्योंकि इस नंबर का 10% होगा 617। तो मगर 700 भी मान लो ना, तब भी ज्यादा है। तो अगली बार नहीं मिलेगी क्योंकि गैप अराउंड 400 के आसपास है, जबकि इस नंबर का 10% 700 के आसपास होगा, तो नहीं मिलेगी। तो यानी कि कितनी बार, ये अब एरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने इंस्टेंसेस है, 14। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। तो इस 6th क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी फॉर दिल्ली है। 14 इंस्टेंसेस आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन द ईयर 11-12, what is the share of Dr. Medi out of the total share of all the company? 11-12 की बात हो रही है। 11-12 में डॉक्टर मेडी कितना है, 6164। तो ये बताना है 6164 कितना परसेंट है पूरे का। आप लोगों ने ये पूरा सम किया होगा, ये पूरा सम 11-12 में करा होगा। बताओ कितना आया, एक बार बताओ यार। अब यही तो बताना है, देखो ध्यान से सुनना, हमको यही तो बताना है। 6164 कितना परसेंट है 26879 का, यही तो बताना है। तो एक तरीका है इंटू 100 करके पूरा सॉल्व कर लो, एक तरीका तो ये है, लेकिन वो करोगे तो फायदा नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनना जरा, इसे अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं।
6170 अपॉन 26900 अप्रोक्सीमेट। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 00 की कैलकुलेशन आसान रहती है जरा। ऐसा नहीं 617, आप 6160 भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये तो बताना है कि 6170, ध्यान से सुनना, 6170 26900 का कितना परसेंट है। 6170 कितना परसेंट है किसका? 26900 का। एक बात बताना, 10% कितना होगा? 269 होगा, 2690 होगा, 2690 होगा 10%। तो बेटा 20% कितना होगा? 20% हो जाएगा 5380। अच्छा, यानी अगर यहाँ पे 6170 की जगह 5380 होता, यहाँ पे अगर 5380 होता तो मेरा आंसर 20% हो जाता। ये बात मानते हो? तो अब मेरा आंसर 20% से ज्यादा होगा, क्योंकि ये नंबर 5380 से बड़ा है। 6170 5380 से बड़ा है। Yes. अब कितना बड़ा है देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको यहाँ बेटा ध्यान से फोकस तो करना पड़ेगा। ये अराउंड 800 बड़ा है, अराउंड 800 बड़ा है। इस नंबर का 1% कितना होगा? 1% होगा 269, 269 मतलब अराउंड 270। 3% कितना होगा? 810 हो जाएगा। तो अगर मैं 20% में 3% ऐड कर दूं तो 23% की वैल्यू कितनी आएगी? 6190 आ गई। तो यहाँ अगर इसकी जगह 6190 होता तो मेरा आंसर एग्जैक्टली 23% आता, उससे जरा सा कम, जस्ट कम। तो मेरा आंसर 23% से जस्ट कम होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन था, 22.9%। आंसर इज सी ऑप्शन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5। इन 2016-17 द सेल ऑफ म्यूपिन इंक्रीज बाय 25% ओवर द सेल ऑफ 2015-16। म्यूपिन की सेल 25% बढ़ गई। तो रॉकहार्ट की सेल कितना परसेंट बढ़ाई जाए ताकि दोनों की सेल इक्वल हो जाए, म्यूपिन की सेल और रॉकहार्ट की इक्वल हो जाए? देखो, म्यूपिन की सेल इससे 25% बढ़ गई। परसेंटेज में पढ़ाया है, जब कोई चीज 25% बढ़ जाती है तो 5/4 हो जाती है। किसी नंबर में उसका 1/4 ऐड करेंगे तो 5/4 टाइम्स हो जाता है। 5/4 टाइम्स ऑफ 9036। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11295। यानी म्यूपिन की सेल हो गई है 11295। तो रॉकहार्ट की सेल भी इक्वल है, ये भी 11295 हो गई। ऐसा कहा गया है। रॉकहार्ट की सेल भी 16-17 में 11295 हो गई। तो यहां से यहाँ कितना बढ़ गई ये तो बताना है। तो एक्चुअल में करना क्या है? 11295 माइनस 7645 अपॉन 7645 इंटू 100, यही तो करना है। लेकिन ऐसे पूरा करोगे तो बेकार है। ये डिफरेंस कितना आया? ये डिफरेंस आप देखेंगे ये आएगा 3650 अपॉन 7645, यही तो आएगा। तो ये आएगा 36, इनका डिफरेंस आएगा 3650 अपॉन 7645। ये बताना है कितना परसेंट है। इसको मोटा मोटा हिसाब ऐसा लिख सकते हैं, 3650 अपॉन 7650। 0 कैंसिल, अब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया बताना जब। 73 अपॉन में कितना होगा? 153। तो ये तो बताना है ये 73 इस नंबर का कितना परसेंट है। 153 का आधा कितना होगा? 153 का आधा 76.5, 50%। यहाँ पे 76.5 होता तो मेरा आंसर 50% हो जाता। अभी ये 76.5 से कम है तो मेरा आंसर 50% से कम होगा। अब कितना कम? अब देख बात बताओ, इस नंबर का 1% कितना है? 1% है 1.5। तो 2% कितना होगा? 3 होगा। तो अगर मैं 2% जो कि 3 है इसमें से माइनस कर दूं तो 48% की वैल्यू 73.5 हो गई।
यानी कि अगर 73.5 होता तो आंसर 48% के आसपास होता। Yes, sir. अभी उससे भी जस्ट कम है, मतलब 73.5 से जस्ट कम है 73। तो मेरा आंसर 48% से जस्ट कम, 48% जस्ट कम क्या, 47.75, सी ऑप्शन, 47.75%। तो यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, 47.75%। ये क्वेश्चन करना है, लेकिन इसका क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस का पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, करो सॉल्व, टेक योर टाइम। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या दिया हुआ। These questions are based on the table which gives the distribution of recognized education institution in a few states and villages। जैसे आंध्र प्रदेश में प्राइमरी स्कूल कितने हैं, 58,249, मिडिल स्कूल्स कितने हैं, 14,472, हाई स्कूल 14,255, कॉलेजेस फॉर जनरल एजुकेशन 1080, कॉलेज फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन 279 और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी आंध्रा में 22। ऐसे हर स्टेट का गिवन है। पहला क्वेश्चन, इफ ऑल द गिवन स्टेट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, देखते हैं, ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो मतलब प्राइमरी और मिडिल का सम करना है, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, इस तरह बताना है। विच स्टेट इज फोर्थ फ्रॉम द लास्ट। तो ये आप टोटल 15 स्टेट है, देखो ऑर्डर लगाओगे तो ध्यान से सुनना, इस तरह चलेगा असेंडिंग ऑर्डर, तो फोर्थ फ्रॉम द लास्ट यही तो होगा। अगर इसको ऐसे बोल दे डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ फ्रॉम बिगिनिंग वही तो आंसर होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो प्राइमरी और मिडिल का सम करना है, मतलब इन दोनों का सम करना है, और सबसे बड़ा पहले आएगा डिसेंडिंग में। तो देखो अगर ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में ना प्राइमरी स्कूल सबसे ज्यादा है, तो इतने ज्यादा है कि वो बहुत सारी लीड ले लेंगे। और उत्तर प्रदेश में मिडिल स्कूल भी सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ऐसे कम भी नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों का जो सम आएगा ना, वो अराउंड आएगा 1,09,000 के आसपास। ये 89,000 के आसपास है, ये 20,000, तो 1,09,000 के आसपास आ गया। सबसे बड़ा नंबर है ये, और कोई नंबर इतना बड़ा नहीं है ऐड करके। इसके बाद प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश के बाद कौन सी स्टेट में है, एमपी। एमपी में 62,530, यहाँ पे मिडिल स्कूल भी अच्छे खासे है। इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा 62 + 25, 87,000 के आसपास। सेंडिंग ऑर्डर में नंबर 1 कौन है, यूपी। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बताता हूँ, नंबर 2 क्या है, एमपी। अब आप कहेंगे सर बिना एडिशन करे कैसे यार, और सब तो बहुत छोटे छोटे है ना इसके आगे। अब नंबर 3 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 3, प्राइमरी स्कूल में मध्य प्रदेश से और कम कौन सा है, मध्य प्रदेश से कम है आंध्रा, आंध्र प्रदेश। और इसमें मिडिल स्कूल भी ठीक ठाक है। लेकिन मिडिल स्कूल इससे बड़े नंबर 21,000 है, 21,000, लेकिन यहाँ पे ये 15,000 है, तो बहुत कम हो जाएगा सम। ऐसा ये 27,000 वाला भी बड़ा है मिडिल स्कूल के, इसके सामने 22,000 है, तो सम दोनों का मिला के भी अराउंड 49-50,000 के आसपास होगा। जबकि आंध्रा में अकेले ही प्राइमरी 58 है, तो इन दोनों का सम थर्ड नंबर पे होगा आंध्रा, आंध्र प्रदेश। एपी के बाद प्राइमरी स्कूल कहाँ दिख रहे हैं, 58 से कम, 53 दिख रहे हैं। और यहाँ पे मिडिल स्कूल है 13,571, तो 53 + 13 कितना होगा, 66 के अराउंड। लेकिन अगर आप 53 से कम देखो, तो देखो यहाँ दिख रहा है 45,000, महाराष्ट्र में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है, 45, ये 46 के अराउंड है, 46 और 24, तो ये 70 के आसपास हो गया। ऑल्दो प्राइमरी स्कूल बिहार में ज्यादा है महाराष्ट्र से, लेकिन मिडिल स्कूल काफी कम है बिहार में महाराष्ट्र से, तो सम में डोमिनेट ये वाला करेगा महाराष्ट्र। तो फोर्थ नंबर क्या आएगा, महाराष्ट्र है, आंसर महाराष्ट्र होगा। स्टेट इन विच नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल इज मोर देन नंबर ऑफ हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल से ज्यादा होने चाहिए।
और प्रोफेशनल एजुकेशन वाले कॉलेज जनरल एजुकेशन के हाफ से ज्यादा होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी ज्यादा होने चाहिए हाई स्कूल से, और प्रोफेशनल एजुकेशन जनरल के हाफ से ज्यादा होने चाहिए। जब ये दोनों सेटिस्फाई होंगे ऐसे कॉलेज को बोलते हैं गुड इन एजुकेशन इंफ्रा। कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जो गुड इन एजुकेशन इंफ्रा है, देखते हैं जरा। प्राइमरी ज्यादा होनी चाहिए हाई स्कूल से, हर स्टेट में ऐसा हो रहा है। प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल से हर स्टेट में ज्यादा है, हर स्टेट में ज्यादा है। और जो ये जनरल एजुकेशन के कॉलेज है, जनरल एजुकेशन के कॉलेज है, ने क्या पूछा था मैं भूल गया। प्रोफेशनल एजुकेशन, जो प्रोफेशनल एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं ये जनरल वाले के हाफ से बड़ा होना चाहिए। जैसे इसका हाफ क्या होगा 540, तो यहाँ पे नंबर 540 से बड़ा होना चाहिए था। ऐसे इसका हाफ क्या होगा 3.5, तो यहाँ पे नंबर 1 की जगह 3.5 से बड़ा होना चाहिए था। ना होगा 149, तो यहाँ पे 149 से बड़ा होना चाहिए था। तो आप देखेंगे ये किसी में नहीं हो रहा, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे ये हो रहा हो। मतलब पहला क्राइटेरिया प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल से बड़े ज्यादा, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल से ज्यादा, ये हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया कहीं नहीं हो रहा, तो आंसर इज 0। अगला देखो, इन हाउ मेनी स्टेट्स इज द नंबर ऑफ हाई स्कूल मोर देन द नंबर ऑफ कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन बाय एटलीस्ट 300%। जनरल एजुकेशन से कम 300% ज्यादा हो, या और भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब हाई स्कूल जनरल एजुकेशन के 4 गुने तो होने चाहिए। कोई चीज 300% ज्यादा, मतलब 4 गुना या उससे भी ज्यादा, तो हाई स्कूल और जनरल एजुकेशन देखते हैं। मुझे कहाँ कंपेयर, हाई स्कूल एंड जनरल एजुकेशन, तो हाई स्कूल जनरल एजुकेशन के 4 गुने या उससे भी ज्यादा होने चाहिए। सब जगह ऐसा हो रहा है, देखते ही हो गया। इस नंबर का 4 टाइम्स 4000 समथिंग होगा, इसका 4 टाइम 28, या 28 से बहुत बड़ा है, इसका 4 टाइम 1200 के आसपास, बहुत बड़ा है उससे। तो आप देखोगे हर जगह ऐसा हो रहा है। तो आंसर इज 15। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका 0, इसका 15। 11 तो बहुत सिंपल है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी स्टेट ऐसी है इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा है, किसका? सबसे पहले आपको सम करना है प्राइमरी एंड मिडिल का, प्राइमरी एंड मिडिल का सम करना है, और जो सम आएगा उसका डिफरेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी से देखना है। यार प्राइमरी प्लस मिडिल का सम करके हर स्टेट में नंबर बहुत बड़ा आएगा, और उसके कंपैरिजन में डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ना के बराबर है, चाहे कोई भी ले लो। तो प्राइमरी और मिडिल का सम जिस स्टेट में सबसे बड़ा होगा, प्राइमरी और मिडिल का सम जिस स्टेट में सबसे बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी सब में ना के बराबर है। तो प्राइमरी और मिडिल सबसे बड़ा सम कहाँ है, यूपी में। तो इसके कंपैरिजन में इनका डिफरेंस तो बहुत ना के बराबर है, तो आंसर इज यूपी। 7 का आंसर यूपी। 10 देखो, ये है वो सारी स्टेट्स जहाँ प्राइमरी स्कूल 50,000 से ज्यादा है, तो उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 50% ऑफ दीज स्कूल्स है। वो सारे स्कूल जहाँ प्राइमरी स्कूल 50,000 से ज्यादा है, वो सारी स्टेट्स, वहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 50% प्राइमरी स्कूल है। मेरे को लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स को क्लब करना है, मतलब मर्ज करना है, ताकि टोटल प्राइमरी स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के जो अंडर है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाए। एक बात बताओ, जब मेरे को कम से कम स्टेट्स को क्लब करना है तो मैं उन स्टेट्स को पहले क्लब करूंगा जहाँ प्राइमरी स्कूल बहुत ज्यादा हो। तो देखो, अब 50,000 से ऊपर वाली लेनी है, तो देखो यूपी तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा है। इसके बाद एमपी लेता हूँ। देखो अगर मैं वो सारी स्टेट को क्लब कर दूं जहां पे सम प्राइमरी स्कूल का 2 लाख आ जाए, तो वहां पे उसका 50% 1 लाख हो जाएगा। ऐसी स्टेट कम से कम क्लब करनी है तो मैं बड़े बड़े नंबर क्लब करूंगा, तो यूपी एमपी तो क्लब करूंगा ही करूंगा। इसके साथ 88 प्लस 62 कितना हो गया, 1,50,000। आंध्रा क्लब कर दो, आप बिहार भी कर सकते हो, मतलब कम से कम 3 तो करनी पड़ेगी। मतलब यूपी प्लस एमपी प्लस एपी, या ये भी कर सकते हो यूपी प्लस एमपी प्लस बिहार। मतलब कम से कम 3 स्टेट तो क्लब करनी पड़ेंगी, 3 स्टेट से कम में काम नहीं चलेगा। तो कम से कम कितनी स्टेट क्लब करनी पड़ेंगी, 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन,
इसका हो गया यूपी, इसका हो गया 15, इसका हो गया 0, इसका हो गया महाराष्ट्र। तो ना इस तरह आपको डेटा बेस्ड ऑन टेबल्स के फॉर्म में गिवन होगा, यही टेबुलर डीआई है। तो डेटा टेबल्स के फॉर्म में गिवन होगा, टेबल्स को पढ़ के डेटा निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे।